आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी की व्यंजनांत बोली पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली अगर आपने अवधि को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है। दूसरा प्रश्न क्या है कि हिंदी की ओकार बहुला बोली कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मेवाती को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर तौरसेनी अपभ्रंश विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, तौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है और कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ए ऐ इस प्रकार का वर्ण है। दिए गए विकल्पों में कंठ तालव्य वर्ण विकल्प बी को चुना बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी में स्वर की कितनी मात्राएं हैं? हिंदी में स्वरों की मात्राएं पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प बी को, बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। छठवें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में तालव्य चुन करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने चुन लिया है किसको? विकल्प डी विद्वान को सही जवाब के साथ हैं। बाकी देखिए, दिए गए विकल्पों में जो प्रज्वलित शब्द है इसमें एक ही ज रहेगा और उज्ज्वल में ये ज हलंत कर दीजिए अथवा दुष्कर शब्द में आपका खटकोण वाला श रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। गुण संधि का उदाहरण है यह। और महाधनुत्सव महोत्सव, महाधनुत्सव महोत्सव विकल्प डी को चुना बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि संयोग शब्द में संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब। संयोग शब्द में कौन सी संधि है? 9वें प्रश्न का सही उत्तर आपने व्यंजन संधि विकल्प बी को चुना सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि पंकज किस प्रकार का शब्द है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब चयनित करें। पंकज किस प्रकार का शब्द है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? विकल्प सी योग ऋण को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि संकीर्ण शब्द का विलोम बताइए। 11वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब विस्तीर्ण विकल्प ई को चुना सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने प्रत्यय विकल्प बी को चुना बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि
अली शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा जा रहा है। 13वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए और अगर आपने अली और अली शब्द में अली यानी भौरा, अली यानी सखी, बी विकल्प को चुना, सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 14 है कि वकील शब्द कैसा शब्द है? 14वें प्रश्न का राइट आंसर वकील अगर आपने अरबी भाषा का शब्द चुना, सही जवाब के साथ है विकल्प बी। वकील, हवालात, शराब, फकीर, अमीर, अजब, अदा ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 15 15वां प्रश्न है कि जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? 15वें प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चुना है इसको विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब ऋण। अगला प्रश्न है कि घड़ी साज किस प्रकार का शब्द है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब घड़ी साज संकर शब्द है साथियों। यहाँ साज शब्द जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। घड़ी और साज ये दो शब्द हैं। तो घड़ी तो हिंदी हो गया, या साज आपका जो है यह फारसी फारसी भाषा का शब्द है। इसे आप संकर शब्द कहेंगे, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक अर्थी शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब सेलेक्ट करें। धर्म एवं नीति के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण पाप कहलाता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। यह प्रश्न है कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दशा व्यापार आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और लंबाई, नम्रता, मिठास, समझ, चाल ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। उसी तरह से बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 19वां प्रश्न है कि आयुष्मान शब्द में लिंग पूछा जा रहा है। तो आयुष्मान शब्द में लिंग आपने चयनित किया होगा, मुझे विश्वास है पुल्लिंग को, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि राम के हित लक्ष्मण बन गए, इस वाक्य में कारक पूछा जा रहा है। हिंदी में देखो 8 कारकों देखिए 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसमें राम के हित यानी राम के लिए अगर संप्रदान को चुना आपने, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब चयनित करिए। कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? और 21वें प्रश्न का सही उत्तर आपने चुन लिया विकल्प किसको? बी विकल्प को, अनिश्चयवाचक, बिल्कुल सही जवाब। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 22वां प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद? रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद पूछा जा रहा है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया दो तरह की होती है। एक अकर्मक क्रिया, अकर्मक, और दूसरी होती है सकर्मक। जिसमें कर्म साथ हो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक। आगे बढ़ते हैं। तो जवाब आपने दो चुना, बी को सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि मुझसे बैठा नहीं जाता वाक्य में वाच्य पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब 23वें प्रश्न का राइट आंसर, तीन तरह के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपने जवाब में सेलेक्ट किया भाववाच्य को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि सामान्यतः अव्यय के कितने भेद हैं? सामान्यतः अव्यय के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो विकल्प डी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने के या किए जाने या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था स्थिति का बोध हो, क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब। आपने उसे चुना क्रिया, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अव्यय का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? और दिए गए विकल्पों में प्रश्न बोधक को अगर आपने चुना तो डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है, रेखांकित पद बंद है। मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है, इसमें रेखांकित पदबंध पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विशेषण पदबंध को, राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वे वाक्य जिनमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं किंतु विधेय एक ही होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे वाक्य जिनमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं किंतु विधेय एक ही होता है, वे क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब। मिश्र वाक्य विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद पूछा जा रहा है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 भेद हैं वाक्य के। तो विकल्प ए को चुना कर्तवाच्य राइट आंसर के साथ है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये भी वाक्य के भेद होते हैं, लेकिन सचना रचना की दृष्टि से यह वाक्य का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब चुनिए। 31वें प्रश्न में विकल्प आपका क्योंकि यह मोटा है अतः वह धीरे धीरे चलता है, यह विकल्प सही नहीं है। यह विकल्प इस प्रकार होना चाहिए कि क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे धीरे चलता है, इसलिए वह धीरे धीरे चलता है। डी विकल्प को चुना आपने राइट आंसर के साथ है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन करना है आपको जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 32 में मुहावरा आपके सामने है, उड़ती चिड़िया को पहचानना। उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। मन की या रहस्य की बात तुरंत समझ जाना, विकल्प ए को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है कि अब की, अब, जब की, जब के साथ इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं। जहां उपमेय पर उपमा, उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए, वहां भैया संदेह अलंकार होता है, या तो गलत बात है। वहां संदेह अलंकार नहीं होता है, बल्कि कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है, विकल्प ये इसका सही नहीं है। बाकी उपमेय या उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, उपमेय में उपमान की उत्प्रेक्षा होगा, सही है। किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, श्लेष अलंकार होगा। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, यह भी सही लक्षण है। संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा। जवाब में यमक को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। संख्या 36 है कि बाधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, विकल्प बी, रूप का अतिशयोक्ति को। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुर वचन कही कही परितोषी में अलंकार पूछा जा रहा है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि किस युग में मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए हैं। दिए गए विकल्पों में आपने प्राग ऐतिहासिक युग, विकल्प बी को चुना, यही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया ऐसे ऐसे एकांकी पाठ में तीसरा दरवाजा कहाँ खुलता है। संख्या 39 का सही जवाब विकल्प सी, रसोई घर को चुना राइट आंसर। संख्या 40 है कि जो देख कर भी नहीं देखते पाठ द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है। जो देख कर भी नहीं देखते यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। संख्या 40 का सही जवाब हेलेन केलर, विकल्प ए को चुना, सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि एक छोटी बच्ची और उसकी मां का चित्र किस रचनाकार की कविता में मिलता है। संख्या 41 का सही जवाब विकल्प बी, सुमित्रा नंदन पंत को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके साल पर स्त्री की थी। संख्या 42 का सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है। संख्या 43 का सही जवाब नौकर कृति से यह कथन है, 1 इंच आपने चुना तो विकल्प 30 प्रश्न का राइट आंसर। आगे कठपुतली किस विधा की रचना है। कठपुतली काव्य रचना है जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पापा खो गए नाटक जो मराठी के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब
विजय तेंदुलकर को अगर आपने चुना है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि अपूर्व अनुभव संस्मरण जीवनी का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। अपूर्व अनुभव संस्मरण का लेखक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए तेत्सुको कुरियानागी विकल्प ए को चुना। राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ शीर्षक रेखाचित्र किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है महादेवी वर्मा को। राइट आंसर है। स्मृत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र पथ के साथ ही मेरा परिवार, गिल्लू जैसी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि विप्लव गायन शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी को। बाल कृष्ण शर्मा नवीन विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मारीच की माता का नाम क्या था? और जवाब में ताड़का सेलेक्ट किया तो ताड़का मारीच की माता का नाम था, पिता का नाम सुमाली था, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भरत की माता का नाम क्या था? भरत की माता का नाम कैकेयी, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। सोने के हिरण के रूप में कौन था? जवाब में आपने मामा मारीच को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। लंका जाते समय समुद्र जल में किस राशि ने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने विकल्प ए छाया राशि को चुना। राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रावण के मरने के पश्चात लंका का राजा कौन? राजा लंका के बने थे विभीषण, विकल्प बी इसका सही जवाब। ये प्रश्न है कि गंगा के 8वें पुत्र का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए। भीष्म भी इन्हीं का नाम था। तो भीष्म ने जब प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, तब से वे देवव्रत भीष्म कहलाने लगे थे। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंबिका से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? जवाब में आपने अंबिका से जो पुत्र हुआ था वो धृतराष्ट्र था और अंबालिका से जो पुत्र हुए थे वे पांडु थे। भीष्म गंगा के पुत्र थे, विदुर एक दासी के पुत्र थे। आगे दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। यह कथन किस पात्र का है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब। कुंती को चुना आपने तो बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। यह कथन किसका है? और दिए गए विकल्पों में आपने धृतराष्ट्र विकल्प सी को चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। श्री कृष्ण से यह कथन किसका है? जवाब में आपने दुर्योधन को चुना तो विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बस की यात्रा व्यंग के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 59 में सही जवाब हरिशंकर परसाई को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने भगवती चरण वर्मा विकल्प ए को चुना तो सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने विकल्प सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो सही जवाब के साथ।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि सुदामा चरित शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब नरोत्तम दास विकल्प सी को चुना तो सही जवाब के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि बांझ और सांप कहानी का रचनाकार पूछा। परिंदे, बीच बहस में कौवे और काला पानी, पिछली गर्मियों में, चलती झाड़ी जैसी कहानियों के कहानीकार निर्मल वर्मा को चुना आपने तो बी विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी ने अपने जीवन में कितनी बार जेल यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब 9 बार अगर सेलेक्ट किया है तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब विद धातु विकल्प सी को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1000 ईस्वी के आसपास किस अफगान सुल्तान ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा महमूद गजनवी को तो बिल्कुल सही। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न संख्या 67 है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। विकल्प ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्या सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने अब बहु धनु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु नय सरिस कीन्ही गोसाई। यह संवाद कहाँ से लिया गया है तो रामचरितमानस से अवतरित यह संवाद परशुराम लक्ष्मण संवाद लक्ष्मण परशुराम संवाद विकल्प बी को चुना बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। संख्या 69 में सही जवाब आपने प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता विकल्प बी को चुन लिया सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर इसमें प्रत्युष शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने देखिए यह ध्वनि कविता से अवतरित जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता है का अंश है और इसमें प्रत्युष का अर्थ प्रातः काल है। ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव। उपयुक्त कथन किसका है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने विकल्प बी पदलू को चुना राइट आंसर है। कामनानाथ कामतानाथ द्वारा कामतानाथ द्वारा लिखी गई यह रचना है लाख की चूड़ियां लाख की चूड़ियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और फिर कुछ रोए उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कविता से अवतरित हैं। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी दीवानों की हस्ती राइट आंसर के साथ। यह दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा की रचना है और कदम मिलाकर चलना होगा यह अटल बिहारी वाजपेयी की है। वहीं ध्वनि अभी हम लोग चर्चा किए थे निराला की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बार सांसद पद पर सदस्यता प्राप्त की। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब 12 सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि दशरथ मांझी का जन्म कब हुआ। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब दशरथ मांझी का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था विकल्प ई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 75 से 77 तक के प्रश्नों के लिए गद्यांश पढ़ना है आपको।
मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है, वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है और उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों से हमें आनंद मिलता है वे इसी विधान के सहायक हैं। देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि लेखक कला के किस पक्ष को महत्व दे रहा है? तो आपने इस प्रश्न का जवाब चयनित किया है विकल्प सी व्यवहारिक पक्ष को, राइट आंसर। आगे, गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनंदित होते हैं? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी को, कि उनके फल हमारे लिए उपयोगी हैं। आगे, मुझे यह कहने में हिचक नहीं, वाक्य में रेखांकित शब्द हिचक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? तो दिए गए विकल्पों में आप हिचक या संकोच कह सकते हैं, विकल्प डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और 78 से 80 तक के प्रश्नों के लिए यह पद्यांश दिया गया है। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा, तर के हरे झरोखे से झर, अलसाया है झरा धूल पर, चिड़िया के सफेद बच्चे सा, उसे प्यार है भूरज से, लेटा है चुपके, वह उड़कर किरणों के रोमित पंख खोल तर ऊपर चढ़, ओझल हो सकता फिर अमित नील में, लोग समझते मैं उसको व्यक्तित्व दे रहा, कला स्पर्श से मुझको लगता वही कला को देता निज व्यक्तित्व स्वयं, व्यक्तिवान ज्योतिर्मय जो, वह से स्वयं प्रकाश अखंड प्रकाशवान। तो दिए गए विकल्पों में धूप के टुकड़े से किसे प्यार है? तो प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब फूल से, विकल्प बी को चुना तो सही जवाब। और धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि धूप का टुकड़ा क्या करता है? कला को आकार देता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब शुभ्र, विकल्प सी को चुना सही जवाब के साथ। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग